हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विकास रायसागर और मेरे यूट्यूब चैनल विकास रायसागर टेक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के कुछ बेसिक पार्ट्स या हार्डवेयर के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिनकी नॉलेज आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, हम इन कंप्यूटर कंपोनेंट्स की एक डिस्क्रिप्टिव डिटेल के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो प्लीज़ मेरा चैनल विकास रायसागर टेक को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस उन तक पहुंच सकें। दोस्तों, जब भी हम कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं तो एक बड़ी सी स्क्रीन हमारे माइंड में आ जाती है जिस पर कुछ विजुअल्स डिस्प्ले होते रहते हैं। इसी डिस्प्ले डिवाइस को ही हम मॉनिटर कहते हैं। यह एक आउटपुट डिवाइस होती है फ्रेंड, जो हमारे दिए गए कमांड्स को एग्जीक्यूट कर उसका रिजल्ट स्क्रीन पर शो करती है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो इसकी 3 कैटेगरीज हो सकती हैं। पहली कैथोड रे ट्यूब्स, सेकेंड है LCD और थर्ड है LED। कैथोड रे ट्यूब ये पुरानी टेक्नोलॉजी है जो अब सामान्यतः यूज़ में नहीं आती है। इस टेक्नोलॉजी में कैथोड रे ट्यूब्स का उपयोग डिस्प्ले के लिए किया जाता था। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ पुराने टेलीविज़न सेट्स में होता था और ये आकार में चौड़े और मोटे हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा स्पेस लेते थे। इसके बाद आई LCD टेक्नोलॉजी, इसको हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। यह एक नई टेक्नोलॉजी थी जो लिक्विड क्रिस्टल के लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके और पोलराइज़र और रिफ्लेक्टर की हेल्प से स्क्रीन पर विजुअल्स डिस्प्ले करता था। ये कैथोड रे ट्यूब्स का यूज़ नहीं करती थी, जिससे ये काफ़ी पतले और फ्लैट होते थे। साथ ही ये बहुत कम स्पेस कंज्यूम करने वाले होते थे। इनके साथ दिक्कत ये थी कि इस डिस्प्ले को लगभग परपेंडिकुलर ना देखकर किसी दूसरे एंगल से देखा जाए तो स्क्रीन काली दिखाई देती थी। तीसरी आई LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड। यह अब तक की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें डायोड का यूज़ करके विजुअल्स जनरेट किए जाते हैं। ये भी LCD की तरह फ्लैट और पतले होते हैं। इसकी रिस्पांस टाइम LCD से बेहतर थी और इसे किसी भी एंगल से देखा जा सकता था। माउस, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो स्क्रीन पर कर्सर को नेविगेट करती है। अगर हम टेबल पर माउस को मूव करते हैं तो पॉइंटर स्क्रीन पर कर्सर भी उसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है। यह एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम किसी आइकन या फाइल को या तो सेलेक्ट कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं या उसे किसी दूसरे लोकेशन पर ड्रैग कर सकते हैं। यह 2 टाइप्स के होते हैं। पहला मैकेनिकल माउस, जिसमें एक बॉल का यूज़ करके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को डिफाइन किया जाता था और उसी के बेस पर सेंसर स्क्रीन पर कर्सर को मूव करते थे। चूँकि यह टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है और अभी उपयोग में नहीं आती है। सेकेंड है ऑप्टिकल माउस। यह नए जनरेशन की माउस है जो ऑप्टिक्स का यूज़ माउस के मोशन डिटेक्शन के लिए करता है, जिसके लिए इसमें एक लाइट अंदर लगी होती है। यह मैकेनिकल माउस से काफ़ी सुविधाजनक होती है और इसका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा होता है। कीबोर्ड, यह कंप्यूटर का एक ऐसा बोर्ड है जिसमें काफ़ी सारे बटन्स या कीज़ लगे होते हैं। इसी वजह से हम इसे कीबोर्ड कहते हैं। यह एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने और उसे कमांड देने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें कई तरह के कीज़ होते हैं जैसे फंक्शन की, न्यूमेरिक कीज़, अल्फ़ाबेटिकल कीज़, कॉम्बिनेशन कीज़, स्क्रॉल कीज़ एट्सेट्रा। अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग तरह के कीबोर्ड भी यूज़ किए जाते हैं जैसे क्वार्टी, एजर्टी एट्सेट्रा। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। कंप्यूटर जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है या कमांड फॉलो करता है वह सब CPU के ज़रिए ही किया जाता है। यह 3 यूनिट से मिलकर बना होता है।
पहली है ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सेकेंड है कंट्रोल यूनिट और थर्ड है मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर में जितने हार्डवेयर यूज़ होते हैं उनमें से अधिकतर CPU के अंदर ही मौजूद होते हैं, जैसे रैम, हार्ड डिस्क, CD DVD ड्राइव, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, SMPS, CMOS, ये सब। दोस्तों इन सब कंपोनेंट्स के बारे में हम बारी बारी से देखेंगे, तो आइए देखते हैं। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह CPU की मेमोरी यूनिट का हिस्सा है। यह भी एक कंप्यूटर स्टोरेज है जो डेटा को या इसके किसी भी भाग को मनचाहे क्रम में या रैंडमली एक्सेस करने की अनुमति देता है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी हम एक्सेस कर सकें। लेकिन यह एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी पावर बंद हो जाने पर रैम में जो भी डाटा होता है वो सब क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है। इसमें स्टोर डाटा या इन्फॉर्मेशन हम तभी तक एक्सेस कर सकते हैं जब तक इसमें पावर सप्लाई हो रही है। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क, यह भी CPU की मेमोरी यूनिट का ही हिस्सा है। यह सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में कंप्यूटर में अवेलेबल होती है। हम कंप्यूटर में कोई भी फाइल स्टोर या सेव करते हैं तो वह हार्ड डिस्क में ही सेव होती है। कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने या घटाने के लिए बड़ी या छोटी मेमोरी साइज के हार्ड डिस्क से उसे रिप्लेस किया जाता है। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी पावर बंद होने के बाद भी इससे डाटा जो है वो क्लियर नहीं होता, डाटा हमारे पास सेव रहता है। CD DVD ड्राइव, CD और DVD जैसे सेकेंडरी स्टोरेज को प्ले करने के लिए कंप्यूटर के CPU में एक CD DVD ड्राइव भी दी जाती है, जिससे हम मल्टीमीडिया स्टोरेज को एक्सेस कर सकें। CD DVD नॉन वोलेटाइल मेमोरी के एग्जांपल्स हैं, जिनमें पावर कट होने के बाद भी उसमें स्टोर डेटा डिलीट नहीं होता। प्रोसेसर, हम कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन और कमांड देते हैं उनको एग्जीक्यूट और प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर जिसका यूज़ करता है उसे प्रोसेसर कहते हैं। यह एक प्रोग्रामिंग चिप होती है जो बहुत ही तेज़ी से वर्क करती है तथा डाटा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ डाटा कंपैरिजन, अपकोड फेचिंग, रीडिंग जैसे सभी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यह गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर वर्क करता है, जिसके कारण यह काफ़ी हीट जनरेट करता है और इस हीट को सिंक करने के लिए इसके पास एक कूलिंग फैन भी लगाया जाता है ताकि इसको ठंडा रखा जा सके। मदरबोर्ड, कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इस सर्किट बोर्ड को हम मदरबोर्ड कहते हैं। यह हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग एड्रेस और डेटा बस को सिंक्रोनाइज करता है। यह कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट बोर्ड होता है और सभी कंपोनेंट और कंप्यूटर पेरिफेरल्स इस मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। SMPS यानी स्विच मोड पावर सप्लाई, यह एक तरह के पावर कन्वर्टर होते हैं। इनमें एक स्विच को हाई फ्रिक्वेंसी पर ऑन ऑफ करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पावर कन्वर्ट किया जाता है। पावर से रिलेटेड अधिकतर प्रॉब्लम SMPS के एरर की वजह से आते हैं। पहले यूज़ की जाने वाली लीनियर पावर सप्लाई की तुलना में SMPS आकार में काफ़ी छोटे और हाई इफिशियंसी वाले होते हैं। CMOS बैटरी, कंप्यूटर में एक सिक्के के जैसी बैटरी यूज़ की जाती है जिसे CMOS बैटरी कहते हैं। इसका पूरा नाम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। यह सिर्फ बायोस को पावर सप्लाई करती है। बायोस को कंप्यूटर बंद हो जाने पर भी पावर की ज़रूरत होती है और जब हम कंप्यूटर को बंद करके प्लग हटा लेते हैं तब भी बायोस वर्क कर रहा होता है, क्योंकि वह CMOS बैटरी से पावर लेता है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें डिस्चार्ज हो गई CMOS बैटरी को रिप्लेस करना होता है। CMOS बैटरी बायोस से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और इसकी वजह से PC की डेट और टाइम भी रीसेट हो जाती है। USB और USB पोर्ट, USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस,
यह एक तरह की फ्लैश मेमोरी है जो CPU के अंदर ना होकर बाहर से यूज़ की जाती है। यह एक सेकेंडरी स्टोरेज है जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी भी CPU से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट की जा सकती है। इसे कनेक्ट करने के लिए हमें CPU के USB पोर्ट का यूज़ करना होता है जो मदरबोर्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। USB अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होते हैं, इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। UPS कंप्यूटर को रन करने के लिए कंटिन्यूअस पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगर पावर सप्लाई बंद कर दी जाए तो रैम में जो भी डेटा अवेलेबल है वह सब डिलीट हो जाता है, क्लियर हो जाता है, यानी हम उस डाटा को खो देते हैं। इसलिए कंप्यूटर को कंटिन्यूअस पावर सप्लाई करने के लिए UPS की ज़रूरत होती है जिससे पावर सप्लाई में कोई रुकावट ना हो। तो दोस्तों, कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें तो अभी तक हम लोगों ने जितने कंपोनेंट्स देखे ये सब ज़रूरी कंपोनेंट्स थे और बाकी बचे जो कंपोनेंट है वो ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल हैं। तो देखते हैं वाईफाई एडाप्टर। PC को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए हम वाईफाई एडाप्टर का यूज़ करते हैं। लैपटॉप में ये एडाप्टर इनबिल्ट होते हैं पर डेस्कटॉप में नहीं। तो अगर हमें डेस्कटॉप को वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो 802.11n कैपेसिटी के वाईफाई एडाप्टर को प्लग इन करना होगा जो दिखने में USB जैसे ही दिखाई देते हैं और USB पोर्ट पर ही प्लग किए जाते हैं। इसका यूज़ करके हम अपने डेस्कटॉप पर इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। वेबकैम PC से वीडियो कॉल करने के लिए वेबकैम की ज़रूरत होती है जिससे हम दूसरे एंड पर कनेक्टेड पर्सन की वीडियो देखते हुए बातचीत कर सकते हैं। लैपटॉप में इनबिल्ट वेबकैम की सुविधा होती है जबकि डेस्कटॉप में नहीं होती। GPU या ग्राफिक्स कार्ड या वीडियो कार्ड। अक्सर प्रोसेसर नॉर्मल वीडियो, ग्राफिक्स और गेम्स को इजीली हैंडल कर लेते हैं, पर अगर हाई डेफिनेशन वीडियोस, ग्राफिक्स और गेम्स रन करने हो तो इनकी एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाती है और हमारा PC बहुत स्लो हो जाता है और कई तरह की लैगिंग का हमें सामना करना पड़ता है। इन परेशानी को दूर करने के लिए अब PC में GPU या ग्राफिक्स कार्ड यूज़ किए जाते हैं जो प्रोसेसर को हाई एंड वीडियोस, गेम्स और ग्राफिक्स को रन करने में सपोर्ट करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को स्मूथ बनाते हैं। साउंड कार्ड यह एक तरह का इंटरनल एक्सपेंशन कार्ड है जो कंप्यूटर को या से ऑडियो सिग्नल के इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड करता है जो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इनका उपयोग प्रोफेशनल ऑडियो एप्लीकेशन में बाहरी ऑडियो इंटरफेस के लिए किया जाता है। स्पीकर साउंड आउटपुट के लिए हम स्पीकर्स का यूज़ करते हैं जो साउंड जनरेट करते हैं। आजकल मार्केट में कई तरह के प्रोफेशनल स्पीकर्स अवेलेबल हैं जैसे होम थिएटर, मल्टीमीडिया स्पीकर एट्सेट्रा। प्रोजेक्टर वैसे तो यह कंप्यूटर का कंपोनेंट नहीं है पर कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस में यह भी शामिल होता है। इसका यूज़ हम बड़े स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन देने के लिए या लार्ज स्क्रीन डिस्प्ले के लिए इसका यूज़ करते हैं। यह कंप्यूटर स्क्रीन या किसी दूसरी स्क्रीन का एनलार्ज व्यू प्रोजेक्शन करती है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ मेरे चैनल विकास राजसागर टेक को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल के आइकन पर क्लिक करके इसकी नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। दोस्तों, मेरे चैनल विकास राजसागर टेक को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।